नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस सेक्शन में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, जो अपने पास में एक नया चैप्टर है। ठीक है, तो अपन लोग इसी के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र की मैं बात करता हूं, इसका नाम होता है अपने पास में क्या, इम्यून सिस्टम। ठीक है, कैसा नाम है अपने पास में, इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम, सबसे पहले व्हाट इज इम्यूनिटी, यानी प्रतिरक्षा क्या होती है। प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी को कैसे परिभाषित कर सकते हैं अपन लोग, कि प्रतिरक्षा हमारे पास में होती है, वो होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये बात आपको दिमाग में रखनी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मतलब रोगों से लड़ने की कैपेसिटी को अपन क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। मतलब जो डिजीज से अपन फाइट कर सकते हैं उसको अपन क्या कह रहे हैं, प्रतिरक्षा कहेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है, ये अपने पास में रहेगा, किसका रहेगा, प्रतिरक्षा के बारे में बातचीत है ये। ऑलराइट, अब आप यहाँ पे ध्यान लगाइएगा अच्छी तरीके से। रोग प्रतिरोधक क्षमता तो अपन ने बात कर ही लिया है यहाँ पे आपके पास में। अब यहाँ पे रोग से लड़ना मतलब रोग क्या है, कि रोग को पैदा करने वाले जो कारक होते हैं वो बाहर से अगर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं तो उनके अगेंस्ट में क्या होता है कि हमारे शरीर में एक तंत्र बना होता है जिसका नाम क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। ठीक है ना, क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र। तो बीमारी पैदा करने वाले कारकों से बचने के लिए अपने पास में क्या होता है, एक तंत्र होता है। इस क्षमता के लिए क्या होता है, एक तंत्र होता है, जिसको अपन लोग क्या नाम से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र। किस नाम से प्रदर्शित करेंगे, प्रतिरक्षा तंत्र के नाम से प्रदर्शित कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को, ये ध्यान रखिएगा, क्या है, प्रतिरक्षा तंत्र। अंडरस्टैंड, ये बात क्लियर है आपके दिमाग में ना। तो एक तंत्र है, इसका नाम प्रतिरक्षा तंत्र है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की स्टडी जो होती है उसको कहते हैं अपन प्रतिरक्षा विज्ञान। मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित समस्त जानकारियों के बारे में बातचीत करते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान, या शॉर्ट में अपन क्या कह सकते हैं, इम्यूनोलॉजी। क्या कहते हैं, इम्यूनोलॉजी। ठीक है ना, या इम्यूनोलॉजी जिसको अपन नाम देते हैं। ठीक है, इम्यूनोलॉजी या इम्यूनिटी जो वर्ड है, इम्यूनिटी जो वर्ड है अपने पास में, यानी प्रतिरक्षा, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं अपन, इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यूनिटी वर्ड जो है वो लैटिन भाषा, कौन सी भाषा, लैटिन भाषा के एक शब्द इम्यूनस से अराइज हुआ है। किससे अराइज हुआ है, इम्यूनस से अराइज हुआ है। ठीक है ना, इम्यूनस से निकला है। इसका मतलब होता है, इम्यूनस का मतलब फ्री फ्रॉम बर्डन, मतलब बोझ से फ्री हो जाना। क्या हो जाना, बोझ जो होता है ना उससे फ्री हो जाना। बर्डन मतलब क्या होता है, बोझ होता है, बोझ से फ्री हो जाना, इसका तात्पर्य ये होता है। यानी कि विभिन्न जो रोग कारक होते हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करना। इसका एक शब्द और कह सकते हैं अपन लोग हिंदी के भाषा के अंदर, रोग कारकों से सुरक्षा प्रदान करना। तो प्रतिरक्षा क्या हो गई, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इस क्षमता के लिए हमारे शरीर के अंदर एक तंत्र पाया जाता है, इसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान का नाम देते हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा जो शब्द आ रहा है अपने पास में, ये अपन ने लिखा है प्रतिरक्षा, जिसको अपन लोग क्या कहते हैं, इम्यूनिटी, इंग्लिश भाषा में इम्यूनिटी कहते हैं। ये इम्यूनिटी शब्द लैटिन भाषा से निकला है, जिसका नाम होता है इम्यूनस। इम्यूनस का मतलब होता है अराइज होना, यानी उत्पन्न होना। इसका मतलब होता है फ्री फ्रॉम बर्डन, बर्डन से मुक्त होना, रोग कारकों से सुरक्षा प्रदान करना। इसका तात्पर्य क्या है अपने पास में, रोग कारक जो भी होते हैं उनसे क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। समझ रहे हैं मेरी बात को। तो ये अपने पास में जनरल इंट्रोडक्शन है इम्यून सिस्टम का, ये ध्यान रख लें आप लोग, आप मेन बात ये याद रखें। अब क्या होता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र, इसकी बात कर रहे हैं अपन लोग। इसके पास में या हमारे शरीर के पास में एक मतलब कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है अपने और पराये में भेद करने की। तो अपने और पराये के अंदर भेद करने की संकल्पना क्या होती है उसके बारे में भी मैं यहाँ पे बातचीत करने वाला हूँ। ठीक है ना, हमारे शरीर में क्या होता है, स्वयं की कोशिका, जैसे हमारा बॉडी है, इसको समझाना ही पड़ेगा, ऐसा इसको लिखने का कोई तात्पर्य नहीं है। हमारे बॉडी है यानी हमारा शरीर है, उसमें स्वयं की कोशिका और पराई कोशिका को, या पराया जो भी बाहर से आ रहा है उसको पहचानने की या उसमें अंतर करने की या भेद करने की क्या होती है, क्षमता पाई जाती है। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास में यही चीज होती है कि यदि मानव शरीर के अंदर, मान लीजिए ये हमारे पास में एक मानव शरीर को बना दिया हम लोगों ने, कि ये मानव शरीर आ गया। मानव शरीर के अंतर्गत अपने पास में क्या रहा, मानव शरीर के अंतर्गत हमारे पास में ये हो गया
कि बाहर से कोई भी क्या हुआ, मान लीजिए ये प्रतिजन है, ठीक है, प्रतिजन कह दो या रोगजन कह दो, क्या कह दो, रोगजन या प्रतिजन, ठीक है, ये मानव शरीर के अंदर क्या किया, एंटर कर रहा है, क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। तो जब बाहर से कोई भी कोशिका या बाहर से कोई भी रोगजन, प्रतिजन, कोई भी चीज बाहर से अंदर एंटर करेगी जो पराई है, हमारे शरीर की नहीं है, तो हमारे शरीर की क्या क्षमता होती है कि अपने और पराये में भेद करना जानता है। जब ऐसा कोई पराई कोशिका जो हमारे शरीर की नहीं हो वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए, तब हमारा शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, कैसा तंत्र होता है बच्चे, प्रतिरक्षा तंत्र होता है, वो इसके विरुद्ध में क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। और ये एंटीबॉडी क्या करता है, इस बाहर से आई हुई जो भी कोशिका, प्रतिजन, रोगजन है उसको क्या करता है, समाप्त करता है, खत्म करता है। समझ रहे हैं? तो ये होता है अपने और पराये के अंदर भेद करना, जिसको अपन बात करते हैं, ठीक है ना। समस्त कारकों को बाहर की मानते हुए प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, उनको खत्म कर देता है, ठीक है ना। याद रखना इस चीज को, ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने और पराये के अंदर भेद करना जानता है हमारे बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र, अपने और पराये के बीच में भेद करना जानता है अच्छे से। कौन? शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र। समझ गए ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे शरीर के अंदर जैसे ही एंटीजन घुसेगा वहां पे क्या होगा, उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना देगा, मतलब बाहर वालों को टिकने नहीं देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चाहे वो मृत ही क्यों ना आ जाए हमारी बॉडी के अंदर, अगर मान लो मरा हुआ कोई पार्टिकल या प्रतिजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है बाहर से, उसके भी अगेंस्ट में साला एंटीबॉडी बना के उस मरी हुई लाश को भी बाहर निकालेगा ये, ठीक है। कौन? प्रतिरक्षा तंत्र। तो इतना जबरदस्त मैकेनिज्म हमारे अंदर ये फॉलो करता है। अब अपन बात करते हैं प्रतिरक्षा तंत्र के प्रकार के बारे में, या प्रतिरक्षा के प्रकार के बारे में। तो प्रतिरक्षा बेटा दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है प्रतिरक्षा? दो प्रकार की होती है। एक प्रतिरक्षा जिसको अपन कहते हैं, क्या कहेंगे यहां पे अपने पास में, सहज प्रतिरक्षा, और एक होती है उपार्जित प्रतिरक्षा। क्या होती है? सहज या प्राकृतिक, जिसको अपन कह सकते हैं। एक आ जाएगी सहज प्रतिरक्षा, ठीक है, और एक होती है हमारे पास में कौन सी, दूसरी आ जाएगी उपार्जित प्रतिरक्षा। कौन सी आ जाएगी? उपार्जित प्रतिरक्षा। तो जो सहज प्रतिरक्षा होती है, यह सहज प्रतिरक्षा प्राकृतिक होती है। क्या होती है? प्राकृतिक होती है। जबकि उसको हम जीवन काल में उपार्जित करते हैं, मतलब प्राप्त करते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह, सहज प्रतिरक्षा जो है, क्या है? सहज प्रतिरक्षा जो मैंने यहां पे लिखा है, आपके पास में वर्ड आ रहा है सहज प्रतिरक्षा, ये आप में, मुझ में, सभी में कॉमन रहेगी, ठीक है। ये जन्मजात होती है, ठीक है ना। ये सहज प्रतिरक्षा क्या होती है आपके पास में? जन्मजात होती है, ठीक है। यह सहज प्रतिरक्षा क्या होती है? आनुवांशिक होती है, मतलब माता पिता से हमारे अंदर आ रही है ये। उसके अतिरिक्त ये क्या होता है? रोग विशिष्ट नहीं होती है, मतलब किसी पर्टिकुलर रोग के लिए हो ऐसा नहीं है, रोग विशिष्ट नहीं होती है। समझ गए? ये ध्यान रखना इस चीज को। ये कार्य करती है किस आधार पे? विभिन्न अवरोधकों के आधार पे कार्य करती है ये, ठीक है ना। विभिन्न अवरोधकों के आधार पर कार्य करती है, मतलब अवरोधकों के आधार पर कार्य करेगी। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह किसी बीमारी के लिए विशिष्ट नहीं होती है, मतलब पर्टिकुलर बीमारी के अगेंस्ट में पर्टिकुलर एंटीबॉडी बने ऐसा नहीं होता है इसके अंदर। जैसे इसके अंदर अवरोधक आ रहा है त्वचा, सबसे बड़ा अवरोधक है त्वचा, प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति है। त्वचा के माध्यम से कोई भी रोगजन सीधा एंटर नहीं कर सकता है जब तक वहां पे कोई कट ना लग जाए। समझ रहे? कोई भी चीज जो है वो यहां से डायरेक्ट एंटर कर ही नहीं सकती, क्योंकि ऊपर वाली चीजें पूरी एपिडर्मिस जो होती है हमारे पास में, सबसे ऊपर वाली लेयर, एपिडर्मिस की सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, वो मृत होती है, कोई भी एंटर नहीं कर सकता। तो ये अवरोध है, या आप में, मुझ में, सब में कॉमन है। समझ रहे ना मेरी बात को? इसी प्रकार से WBC आप में भी है, मुझ में भी है, कोई बीमारी के लिए विशिष्ट नहीं है। उसकी जो आपके पास में फेगोसाइटोसिस का फंक्शन होता है वो भी WBC फॉलो करती है, आप में और मुझ में, दोनों में, है कि नहीं। तो ये इम्यूनिटी कॉमन है, मतलब ये बीमारी के लिए विशिष्ट नहीं है कि भाई तेरे में ये ज्यादा इम्यूनिटी है, मेरे में कम है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंतर्गत। ये ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना।
ये अपने पास में आ गया। जन्मजात या आनुवांशिक होती है, रोग विशिष्ट नहीं होती है, विभिन्न अवरोधकों के आधार पर ये कार्य करती है। अंडरस्टैंड। अभी आपको एक और बात दिमाग में रखना होगा, यहाँ पे जो अपने पास में आ रहा है उपार्जित प्रतिरक्षा जो अपने पास में आ रही है, ये क्या होती है? रोग विशिष्ट होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, इसके अंदर याद रखने वाली। क्या होती है? ये रोग विशिष्ट होती है और इसको अपन जीवन काल के अंदर गेन करते हैं। रोग विशिष्ट होती है, कहने का तात्पर्य ये हो गया यहाँ पे कि रोग विशिष्ट हो रही है आपके पास में, जन्मजात नहीं है ये, ठीक है। बाद में जीवन के अंदर कभी कोई बीमारी लगती है तो उसके विरुद्ध में एंटीबॉडी बनाती है और उस रोग के लिए क्या होती है? इम्यून हो जाती है। कैसे कि अगर अपने पास में दो देह है, यानी दो बॉडी है, ठीक है। मान लो एक ए नाम का शरीर है, ये बी नाम का शरीर है। अब बाहर से क्या हुआ कि ये मेरे पास में रोगजन है। रोगजन मतलब जो रोग को पैदा कर सकता है, ठीक है। तो ये रोगजन क्या हुआ? ए कोशिका के अंदर ए शरीर के अंदर एंटर किया, ऐसे का ऐसे। अब बाहर से आया है, हमारा शरीर तो अपने पराये के बीच में भेद करना जानता है, तो जब वो भेद करना जानता है तो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र क्या करेगा? इसके विरुद्ध में एंटीबॉडी बनाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपके पास में? इसके विरुद्ध में क्या बन जाएगी आपके पास में? एंटीबॉडी बन जाएगी। ये एंटीबॉडी क्या करेगी? इसको खत्म करेगी। किसको खत्म करेगी? जो बाहर से प्रतिजन आया उसको खत्म करेगी। और अब इस ए नाम के शरीर में क्या बन गया आपके पास में? एंटीबॉडी बन गया है। क्या बन गया है? एंटीबॉडी बन चुका है। समझ रहे हो? तो ये चीज आपके पास में। लेकिन क्या ये एंटीबॉडी जो इस रोगजन के विरुद्ध में बना है, क्या ये एंटीबॉडी इस शरीर में बना है? नहीं बना है। इसलिए ये वाला शरीर इस रोगजन या बीमारी के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बना करके ये रोग विशिष्ट हो गया है। यानी ये इम्यूनिटी आपने गेन की है, उपार्जित की है, अपने जीवन काल में कमाई है इस चीज को। समझ रहे हो मेरी बात को? अब मान लो कि इधर की तरफ कोई दूसरा प्रतिजन है, ये वाला प्रतिजन है, ये इस देह के अंदर एंटर कर रहा है, तो बी वाली देह यानी बॉडी के अंदर इस वाले एंटीजन के अगेंस्ट में क्या बनेगा? एंटीबॉडी फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? एंटीबॉडी। इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्म होगा। समझ गए? इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्म होगा। भाई समझने का प्रयास करना इस चीज को। ये एंटीबॉडी जो बी में एंटीबॉडी बना है वो ए में नहीं है, और ए में एंटीबॉडी बना है वो बी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के रोगजन अलग अलग थे यार। तो ए वाला अपनी रोगजन के लिए विशिष्ट हो गया और बी वाला अपने रोगजन के लिए विशिष्ट हो गया। ये होती है आपके पास में कौन सी? उपार्जित प्रतिरक्षा, जो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग होती है, रोग के ऊपर आधारित होती है या रोग विशिष्ट होती है। समझ रहे हैं ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। जबकि सहज प्रतिरक्षा हम सभी में कॉमन है, जिसका काम होता है अवरोधकों के आधार पर कार्य करना, और उपार्जित प्रतिरक्षा सदैव एंटीबॉडी के ऊपर आधारित कार्य करती है। किसके ऊपर आधारित कार्य करेगी? एंटीबॉडी आधारित कार्य करेगी। ठीक है, क्या कार्य करती है? एंटीबॉडी पर आधारित कार्य करती है। ठीक है, एंटीबॉडी पर आधारित कार्य करती है, ये ध्यान रखिएगा। ये उपार्जित और सहज प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से अंतर था जो मैंने आपको यहां पे अवगत करवाया है। अब मैं बात करना चाहूंगा जो सहज प्रतिरक्षा है वो अवरोधकों के आधार पर कार्य करती है। तो ये कौन कौन से अवरोधक होते हैं जो हम सब में कॉमन है, जिसका कोई बीमारी से विशिष्ट रूप से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा हेडिंग अब जाएगा आपके पास में कौन सी प्रतिरक्षा? सहज प्रतिरक्षा। क्या जाएगा? सहज प्रतिरक्षा। सहज प्रतिरक्षा इज नोन एज इन्नेट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं इसको? इन्नेट इम्यूनिटी का नाम देते हैं। ठीक है, क्या नाम देंगे? इन्नेट इम्यूनिटी का नाम देंगे, सहज प्रतिरक्षा, इन्नेट इम्यूनिटी। अंडरस्टैंड? यह प्रतिरक्षा जैसा मैंने आपको अभी कहा वैसा ही वापस दोहरा रहा हूं आपके सामने कि यह प्रतिरक्षा जो है आपके पास में क्या होता है, इस प्रतिरक्षा के अंदर बिल्कुल सिंपल सी चीज है आपके पास में कि ये जन्मजात होती है और आनुवांशिक रूप से माता पिता से हमारे अंदर अवगत होती है, जन्म के समय से होती है। तो ये अवरोधकों के आधार पर कार्य करती है। किस पे? अवरोधकों के आधार पे। तो ये कौन कौन से अवरोधक होते हैं, इनके लिए मैं कुछ एक नाम लिखना चाह रहा हूं यहां पे, जो आप लोग ध्यान लगाइएगा। सबसे पहले होता है शारीरिक अवरोधक। ठीक है, क्या होता है? शारीरिक अवरोधक।
शारीरिक अवरोधक के अंतर्गत क्या आता है? फिजिकल, PHYSICAL, फिजिकल बैरियर। क्या आ जाएगा? फिजिकल बैरियर। ठीक है, 2 नंबर पे मैं बात करूं, ये तो शारीरिक अवरोधक हो गया। 2 नंबर पे मैं बात करने से पहले शारीरिक अवरोधक के अंदर आप फिजिकल बैरियर के अंदर क्या क्या चीजें आ सकती हैं, उन 2-3 चीजों को भी मैं यहां पे लिख देता हूं। एक, त्वचा, सबसे मोटा बैरियर यही है। स्किन, जिसकी अपन बात करते हैं, क्या है? स्किन। दूसरा अपने पास आ जाएगा श्लेष्मा झिल्ली, यानी म्यूकस झिल्ली, जिसको अपन कहते हैं श्लेष्मा झिल्ली। श्लेष्मा झिल्ली को अपन क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? म्यूकस मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। समझ गए? ये बात ध्यान रखिएगा। तीसरे नंबर के अंतर्गत अपने पास में इसके अंदर आ जाएगा, वो है आपके पास में शारीरिक स्त्राव, फिजियोलॉजिकल सिक्रीशन, या जो भी अपने पास में शारीरिक स्त्राव। ठीक है, ये 3 चीजें अपने पास में है शारीरिक अवरोध के अंदर, जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके पास में। ठीक है, 2 नंबर पे जो हमारे पास में अवरोधक आएगा वो पूरक तंत्र होगा। क्या नाम होगा इसका? पूरक तंत्र। इसको अपन कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रोटीनों के बारे में पढ़ेंगे और प्रोटीन के आधार पर हम लोग प्रतिरक्षा को क्या करेंगे? निर्धारित करेंगे। तीसरा होगा आपके पास में फैगोसाइटिक यानी बक्षकाण्विक अवरोध। ठीक है ना, कौन सा आ जाएगा आपके पास में? बक्षकाण्विक अवरोध, जिसको अपन क्या कहते हैं यहां पे? साइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस बैरियर। ठीक है, इसमें WBC मुख्य रूप से कार्य करेगी। और फिर आएगा आपके पास में प्रदाह अवरोध। क्या आएगा? प्रदाह अवरोध। प्रदाह अवरोध के अंदर आपके पास में रहेगा साइटोकाइनिन बैरियर। ठीक है, साइटोकाइनिन बैरियर के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो 4 अवरोधकों के आधार पे हमारे पास में जो बनती है वो होती है सहज प्रतिरक्षा। क्या होती है? सहज प्रतिरक्षा, इन्नेट इम्यूनिटी। अब यहां पे हम डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज, शारीरिक अवरोधक। शारीरिक अवरोधक में किस प्रकार से कार्य रखता है, क्या चीज होती है, इसमें बात करेंगे हम लोग फिजिकल बैरियर के बारे में। शारीरिक, ठीक है, शायद मैंने मात्रा गलत लगा दी है तो इसको मात्रा को सही कर देते हैं। शारीरिक अवरोध, फिजिकल बैरियर की मैं बात कर रहा हूं। फिजिकल बैरियर के अंतर्गत सबसे पहले रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव शरीर में प्रवेश करने से क्या करता है? रोकता है। ठीक है ना, ये क्या करता है? सबसे पहले रोकता है ये शरीर के अंदर रोगजन को शरीर में प्रवेश करने से सबसे पहले रोकने का कार्य कौन कर रहा है? शारीरिक अवरोध करता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति कहते हैं। प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति का नाम देते हैं। ये क्या है? प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति। इट इज अ फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग इसको? फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी। ठीक है, फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी कहते हैं इसको। मतलब सबसे पहले जो रोगजन है वो शरीर के अंदर प्रवेश करने से जो रोकने का कार्य करता है वो यही बैरियर करता है, यानी शारीरिक अवरोध करता है। क्या करता है? शारीरिक अवरोध करता है। वो क्या करता है? फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा की प्रथम पंक्ति के तौर पे क्या कर रहा है? ये कार्य कर रहा है। ठीक है, इसमें निम्न अंग भाग लेते हैं जो अभी मैंने आपको बताया भी था। सबसे पहले आ जाएगा आपका इसमें स्किन, यानी कि त्वचा। त्वचा के संदर्भ में मैं बात करूं यहां पे, तो मैंने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था कि त्वचा है वो मुख्य रूप से 2 स्तरों से मिलकर के बनती है। एक होता है आपके पास में क्या? अधिचर्म, और एक होता है आपके पास में क्या? चर्म। अधिचर्म जो होता है आपके पास में, इसको कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं अपन लोग? डर्मिस का नाम देते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो यहां पे 7 लेयर होती है। त्वचा कितनी होती है? 7 लेयर। 5 लेयर यानी 5 स्तर जो होते हैं वो अधिचर्म के होते हैं, और 2 स्तर होते हैं वो चर्म के होते हैं। ठीक है, कितने? 2 स्तर किसके होते हैं? चर्म के होते हैं। अधिचर्म का सबसे ऊपरी स्तर मृत होता है और केराटिन युक्त होता है। जो ये अपने पास में आ रहा है ना, केराटिन, ये नेल्स, ये हेयर्स, सबसे ऊपर वाला लेयर क्या होता है? डेड होता है। क्या होता है? डेड होता है। ठीक है ना, याद रखना।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके सबसे बाहर की परत क्या होती है? मृत कोशिकाओं से बनी होती है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो ये सबसे मेन चीज क्या आ जाएगी अधिचर्म के बारे में। यहां पे अपन को लिखना होगा, एक एक चीज के बारे में अपन बात करेंगे कि अधिचर्म की सबसे बाहरी परत मृत होती है। क्या होती है? मृत होती है। ठीक है, और किरेटिन युक्त होती है। किरेटिन युक्त होती है। इस मृत परत को रोगाणु भेद नहीं पाते हैं। भेद नहीं पाते हैं। तो ये सुरक्षा हो गई हमारे तौर पे कि इसलिए क्या होता है कि त्वचा के द्वारा कोई भी रोगाणु प्रवेश नहीं कर पाता, क्योंकि डेड लेयर को क्या होता है? क्रॉस नहीं कर पाता है। इस वजह से ये चीज आती है बेटा आपके पास में। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। फिर जो चर्म होती है, चर्म के अंदर क्या होता है आपके पास में? रक्तवाहिनियां बिल्कुल पाई जाएगी, रक्तवाहिनियां मिलती है और ग्रंथियां भी पाई जाती है। कैसी? ग्रंथियां भी पाई जाती है। किसमें? डर्मिस की लेयर के अंदर की बात कर रहा हूं। ग्रंथियां जो होती है यहां पे, ये ग्रंथियां आपके पास में कितनी होती है? 3 मुख्य रूप से बात कर रहा हूं मैं। एक पसीना ग्रंथि, एक आ जाएगी आपके पास में सीबेशियस ग्रंथि, एक आ जाएगी आपके पास में सेरुमिनस ग्रंथि, और भी होती है, ऐसे 6 होती है। सेरुमिनस ग्रंथि, ये समस्त ग्रंथियां क्या होती है इसके अंदर पाई जाती है। समझ रहे मेरी बात को? पसीना ग्रंथि पसीने का स्त्रावन करती है, सीबेशियस ग्रंथि सीबम का स्त्रावन करती है, सेरुमिनस ग्रंथि सेरुमिन का स्त्रावन करती है। ये किसका स्त्रावन करती है? सीबम का। ठीक है, ये एक्चुअली ऑयल होता है, ऑयल वैक्स जिसको अपन कहते हैं, तेल का त्याग करना या वो चीज होती है, उसमें होता है ये आपके पास में। तो ये कौन सी आ गई? सीबेशियस ग्रंथि। सीबेशियस ग्रंथि की अगर मैं बात करता हूं यहां पे आपके पास में, तो सीबेशियस ग्रंथि क्या करती है आपके पास में? सीबम का स्त्रावन करती है। नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, क्या आ जाएगा? सीबेशियस ग्रंथि जो है, ये दूसरा पॉइंट अपने पास में इम्यूनिटी को समझने के लिए। इसमें सीबेशियस ग्रंथि सीबम का स्त्रावण करती है। सीबम का स्त्रावण करती है। ठीक है, ये जो सीबम होता है, इसके अंदर 2 तरह के आपके पास में अम्ल होंगे। एक होता है लैक्टिक अम्ल और एक होता है वसीय अम्ल। लैक्टिक अम्ल और वसीय अम्ल होने की वजह से यहां पे जो पीएच हो जाता है वो 3 से 5 हो जाता है, मतलब कि अम्लीय पीएच हो जाता है। और इस पीएच पे अधिकतम सूक्ष्म जीव होते हैं, वो सरवाइव या विकास नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या देगा? इस पीएच पर अधिकतम सूक्ष्म जीव विकास नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा? यहां से रोगजन प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि सूक्ष्म जीव मतलब रोगजन, मतलब कहने का मतलब है लगभग रोगजन जो होते हैं वो सूक्ष्म जीव ही होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, ये सब सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसलिए फिर से क्या कर लिया? स्किन ने क्या कर लिया? इसको बचा लिया है। याद रखना इस चीज को। और अब अपने पास में जैसे ही चोट लग जाए, मान लो त्वचा पे छोटा सा कट लग गया, कट लगने के बाद में क्या होगा? रुधिर निकलने लग जाएगा। ठीक है, उस समय पे रोगजनक प्रवेश कर सकते हैं और शरीर में संक्रमण पैदा कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में त्वचा में विभिन्न प्रकार के कीड़े काटने से भी रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और शरीर को रोगों से ग्रसित कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट मैंने यहां पे त्वचा के अंदर मुख्य रूप से बताए हैं आपको कि जो सबसे पहली चीज है कि त्वचा कैसे रोकती है किसी रोगजन को अंदर आने से, वो मैंने आपको बता दिया। अधिचर्म की सबसे बाहरी परत होती है वो मृत होती है, और ये कैसी होती है? केराटिन युक्त होती है। इस मृत परत को रोगाणु क्या होते हैं? भेद नहीं पाते हैं। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स मिल जाएगी, ग्रंथियां मिल जाएगी, और भी कई सारी चीजें मिलती है डर्मिस के अंदर।
ठीक है। लेकिन संयोजी उत्तक भी पाया जाता है डर्मिस के अंदर बेटा। इन ग्रंथियों में मुख्य रूप से 3 ग्रंथि, पसीना ग्रंथि, सीबेशियस, सेरोमिनस, जिसमें सीबम जो होता है वो लैक्टिक अम्ल और वसीय अम्ल का स्त्रावण करता है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां का पीएच एसिडिक हो जाता है और एसिडिक पीएच के ऊपर कोई सूक्ष्म जीव विकास या नहीं कर पाता है या उसकी वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है, अर्थात हमारा शरीर जो होता है वो रोग से बच जाता है। अब ये चीज तो कॉमन है ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि फलानी बीमारी के लिए ही ये चीज होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो रोग विशिष्ट नहीं है, ये ध्यान रखना अच्छी तरीके से, ये रोग विशिष्ट नहीं होती है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन लोग, इसके अंदर 2 नंबर पे अपने पास में बात थी म्यूकस झिल्ली। ठीक है, कौन सी थी आपके पास में 2 नंबर? देखिए म्यूकस झिल्ली कौन सी बात कर रहा हूं मैं आपके पास में, ये अवरोध, शारीरिक अवरोध की बात कर रहा हूं, जिसमें त्वचा के बारे में बताया। अब मैं श्लेष्मा झिल्ली यानी म्यूकस झिल्ली के बारे में बात कर रहा हूं आपके पास में। देखिएगा क्या आ जाएगा, म्यूकस झिल्ली यानी कि श्लेष्मा झिल्ली की बात कर रहा हूं मैं यहां पे आपके पास में। म्यूकस झिल्ली यानी श्लेष्मा झिल्ली। म्यूकस झिल्ली के अंतर्गत क्या आएगा, श्वसन तंत्र, आहार नाल तंत्र, जनन तंत्र, इन सब में म्यूकस की झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? म्यूकस की झिल्ली। कहां कहां पाई जाती है? मुख्य रूप से अपने पास में 3 तंत्र जिसकी बात की अपन ने। ठीक है, एक तो आ जाएगा अपने पास में उत्सर्जन तंत्र, ठीक है, एक आ जाएगा हमारे पास में श्वसन तंत्र, और एक आ जाएगा हमारे पास में कौन सा, जनन तंत्र में भी मिलती है, और एक आ जाएगा पाचन तंत्र यानी आहार नाल, आहार तंत्र जिसको अपन कह सकते हैं आहार तंत्र। इन सब में कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा होगा म्यूकस झिल्ली यानी श्लेष्मा का आवरण रहता है। ठीक है, सुना होगा आप लोगों ने, श्लेष्मा का आवरण रहता है। याद रखना, अंगों के मतलब जो से ऑर्गन्स होते हैं ना, इसके मान लो जैसे जनन तंत्र के अंग, आहार नाल तंत्र के अंग है, श्वसन तंत्र के, उत्सर्जन तंत्र के, इनके उपकला कोशिका के ऊपर क्या होता है, उपकला कोशिका मतलब मान लो कि उत्सर्जन तंत्र है, इसका एक अंग है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग के ऊपर उपकला कोशिका है, उस उपकला कोशिका के ऊपर एक झिल्ली पाई जा रही है, उसको क्या कह रहे हैं, म्यूकस झिल्ली, जो किसका स्त्रावण करती है, म्यूकस यानी कि श्लेष्मा का स्त्रावण करेगी। किसका स्त्रावण करेगी? श्लेष्मा का स्त्रावण करती है। तो ये ध्यान रखना, यदि कोई मतलब कि जैसे अगर मैं बात करता हूं, जैसे ये किसका स्त्रावण करेगी, श्लेष्मा का स्त्रावण तो करती है। ठीक है, पाई कहां जाती है आपको पता लग गया कि इन तंत्रों के अंगों की उपकला स्तर पर एक पतली झिल्लीनुमा परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं। ये श्लेष्मा झिल्ली जो होती है आपके पास में, जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपके पास संदर्भ में, यहां पे बात कर रहा हूं, यदि कोई रोगाणु श्लेष्मा झिल्ली के संपर्क में आता है, तो क्या होगा आपके पास में, यदि उसके संपर्क में आएगा तो क्या होता है, वह श्लेष्मा की परत में फंस जाता है, तो वह श्लेष्मा की परत में फंस जाता है। अब होता क्या है, फंस तो गया, अब शरीर से बाहर कैसे त्यागा जाएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। इसको भले आप एक काल्पनिक तरीके से ले लीजिए, कैसे भी ले लीजिए। मान लीजिए कि यहां पे एक अंग है, ये क्या है, अंग है, और अंग निर्मित हो रहा है उपकला कोशिका से। ये सारी क्या है, उपकला उत्तक की कोशिका है। ठीक है, ये क्या है, उपकला उत्तक की कोशिकाएं हैं। इस उपकला उत्तक की कोशिका में आपके पास में क्या होता है, ऊपर की तरह एक पतली झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, इस पतली झिल्ली को अपन क्या कह रहे हैं, श्लेष्मा का नाम दे रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, श्लेष्मा का नाम दे रहे हैं। इस पतली झिल्ली को कुछ इस प्रकार से क्या नाम दे रहे हैं, श्लेष्मा का नाम दे रहे हैं।
ठीक है। तो अब अगर अपन इसको नामकरण दें थोड़ा सा अपन और सही अच्छे से बनाएं, जब बनाए ये तो ये मान लो क्या आ गया, उपकला स्तर। ये आ गया आपके पास में क्या, श्लेष्मा झिल्ली। ठीक है। अब क्या होता है, श्लेष्मा झिल्ली के अंदर फंस गया कौन, श्लेष्मा झिल्ली के अंदर फंस गया आपके पास में रोगजन। कोई दूसरा कलर इस्तेमाल कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। यहां पे कौन फंस गया, रोगजन। समझ लो कोई रोगजन है जो यहां आया और यहां पे क्या हो गया, फंस गया। ठीक है। अब ये शरीर से कैसे त्यागा जाएगा, यहां पे क्या होता है, जो भी अंग होते हैं उनका जो उपकला स्तर होता है, उन उपकला स्तर की कोशिकाओं का नवीनीकरण होता रहता है। नवीनीकरण से क्या तात्पर्य है मेरे पास में, कि वो उपकला स्तर होता है वो टूटता रहता है, फिर नया बनता रहता है, फिर टूटता है, फिर नया बनता है। तो जब उपकला स्तर टूटेगा तो जाहिर सी बात है उससे जुड़ी हुई श्लेष्मा झिल्ली भी क्या हो जाएगी, टूट जाएगी या बाहर त्याग दी जाएगी। तो जब श्लेष्मा झिल्ली बाहर त्यागी जाएगी तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर रोगजन होगा, वो भी कहां चला जाएगा, देह से बाहर चला जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये बात आपको दिमाग में रखना होगा इस तरीके से कि उपकला स्तर का नवीनीकरण होता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास में इसकी श्लेष्मा परत में फंसे हुए रोगाणु भी बाहर निकल जाते हैं। समझ गए, ये मैकेनिज्म रहेगा इसके अंदर आपके पास में। उसके अलावा श्वसन तंत्र जो होता है उसमें उपकला परत पर पक्षमा भी पाई जाती है। ठीक है। अब अपन एक और बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे अपन बात करते हैं किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं आपके पास में, श्वसन तंत्र से मैंने लिखा है यहाँ पे क्या, श्वसन तंत्र की उपकला कोशिका पर, उपकला कोशिका पर पक्षमा भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पक्षमा भी पाई जाती है। कहने का मतलब है यदि मैं कह दूं ये उपकला स्तर श्वसन तंत्र का है तो इसके ऊपर पक्षमा भी किस भांति लगी हो सकती है, वो इस प्रकार से लगी हो सकती है। ये पक्षमा भी आ गया, सीलिया फ्लैजिला जो नहीं है तो पक्षमा भी लगा दिया अपन ने, मतलब एयर लाइक प्रोजेक्शन, रोम नुमा या रोम युक्त संरचना। ठीक है ना, याद रखना। तो जैसे ही क्या होता है आपके पास में पक्षमा भी नासा ग्रसनी की ओर लगातार ऊपर की ओर गति करती रहती है। ठीक है। जैसे अपने पास में नाक है, नाक के अंदर क्या है, श्वसन तंत्र की नाक जो है यहाँ पे नेजल चैम्बर, नासा गुहा के अंदर जो उपकला उत्तक पाए जाते हैं वो पक्षमा भी उपकला उत्तक है। तो अगर नाक के द्वारा कोई भी रोगजन प्रवेश करता है तो वो पक्षमा भी क्या होती है, गतिशील होती है, तो वो उस रोगजन को ट्रैप कर लेती है, यानी पकड़ लेती है। समझ रहे हो। और जो मतलब उसको ट्रैप कर लेगी, नहीं पकड़ लेगी। फिर जब वो उपकला स्तर की कोशिका है वो टूटेगी, जब उपकला स्तर की कोशिका टूटेगी तो उस समय पर क्या होगा आपके पास में, वो रोगजन भी बाहर क्या होगा, निष्कासित कर दिया जाएगा, यानी बाहर निकल जाएगा। तो सीलिया यानी पक्षमा भी का भी रोल अपने पास में आ गया है इसके अंदर कि पक्षमा भी पाई जाती है। भाई नॉर्मली तो क्या था, नॉर्मली उपकला कोशिकाओं का निरंतर नवीनीकरण होता रहता है। जब निरंतर नवीनीकरण होता है उपकला कोशिकाओं का तो उस समय पे क्या होता है, उसके ऊपर श्लेष्मा झिल्ली के अंदर फंसे हुए रोगजन का भी क्या होता है, निष्कासन हो जाता है। श्वसन तंत्र की नासा गुहा मुख्यतः इसमें जो उपकला स्तर पाया जाता है उसके अंदर पक्षमा भी पाई जाती है। वो पक्षमा भी गमनशील करती है, मतलब ऐसे हिलती रहती है। तो अगर कोई रोगजन नासा द्वारा प्रवेश करता है तो वो उस पक्षमा भी उसको क्या कर लेती है, ट्रैप कर लेती है। और फिर क्या करती है, जब उपकला स्तर टूटता है तो उसके साथ में उस रोगजन का भी क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। याद रखना इस चीज को, याद बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास में जो मैं बता दूं, श्लेष्मा जो स्तर होता है, यानी ये वाला स्तर जो है, इसके खुद के ऊपर भी कुछ जीवाणु पाए जाते हैं। मतलब कौन से, लाभदायक जीवाणु। कैसे, लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं। किसके ऊपर पाए जाते हैं, श्लेष्मा झिल्ली के ऊपर लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जो लाभदायक जीवाणु होते हैं ये भी रोगजन को खत्म करने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ये भी बात आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है ना, मेरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो इसमें, यही चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। म्यूकस झिल्ली में एक एंजाइम भी पाया जाता है जिसका नाम है आपके पास में लाइसोजाइम। क्या है, म्यूकस झिल्ली में एक एंजाइम पाया जाता है, इसका नाम क्या है, लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है ये। समझ रहे हैं। तो म्यूकस का क्या क्या खेल हो गया, म्यूकस का सबसे पहला खेल होगा कि जो भी तंत्र है ये जो लिखे हैं इनके अंदर
इनके जो अंग होते हैं वो उपकला कोशिकाओं से बने होते हैं। उन उपकला कोशिकाओं पर एक पतली परत के रूप में क्या पाया जाता है, श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। ये जो श्लेष्मा का आवरण होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपके पास में श्लेष्मा का आवरण पाया जाता है। इस श्लेष्मा के आवरण में कोई रोगजन फंस जाता है, ठीक है। और हम जानते हैं कि उपकला कोशिकाओं का निरंतर नवीनीकरण होता रहता है। नवीनीकरण जब उसका होगा उपकला कोशिका का, तो श्लेष्मा झिल्ली भी हटेगी और उसके अंदर प्रेजेंट रोगजन भी क्या होगा, हटेगा। तो दोनों ही जब हट जाएंगे तो उस केस के अंदर क्या होगा, आपके पास में रोगजन को ट्रैप करके बाहर फेंक दिया जाएगा, मतलब निष्कासित हो जाएगा। एक बात ये होगी। दूसरी बात ये होगी, कई तंत्रों के यानी मुख्य रूप से श्वसन तंत्र के उपकला स्तर में पक्षमा भी पाई जाती है। ये पक्षमा भी गतिशील रहती है, तो उस नासा गुहा में मुख्य रूप से पाई जाती है। नासा गुहा के माध्यम से यदि कोई रोगजन प्रवेश करता है शरीर के अंदर, तो वो रोगजन को ट्रैप कर लेती है, यानी पकड़ लेती है उसको। उसके अतिरिक्त आपके पास में एक और बात बताइए, श्लेष्मा झिल्ली पर कुछ लाभदायक जीवाणु भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो लाभदायक जीवाणु क्या करते हैं, हानिकारक जीवाणु के साथ में प्रतिस्पर्धा करते हैं, यानी कंपटीशन करते हैं और उनको फिर खत्म करने का कार्य करते हैं। और अंतिम चरण में म्यूकस झिल्ली के ऊपर लाइसोजाइम भी पाया जाता है। ये लाइसोजाइम एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है, यानी एंटी बैक्टीरियल होता है ये आपके पास में। ये चीज आपको यहाँ पे दिमाग में रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे म्यूकस झिल्ली का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। जैसे अपन ने यहाँ पे डिस्कस भी किया कि ये जो मेरे पास में आ रहा है, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र और आहार नाल तंत्र, इनमें मुख्य रूप से बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा है कि श्लेष्मा का आवरण होता है, श्लेष्मा का आवरण होता है, श्लेष्मा का आवरण होता है। कई दफा हमने इस चीज को पढ़ा है, समझ रहे हैं ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो उसी चीज को अपन फॉलो करते हुए ही आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने शारीरिक जो अवरोध होते हैं उसके दो अवरोधों के बारे में बातचीत कर ली है। पहला अवरोध मेरे पास में था त्वचा और दूसरा अवरोध था मेरे पास में कौन सा, यहाँ पे म्यूकस झिल्ली। समझ रहे हैं किसके बारे में बात किया, म्यूकस झिल्ली के बारे में बातचीत किया है। अभी अपन को यहाँ पे थर्ड सेक्शन की तरफ चलना पड़ेगा। देखिए क्या है, शारीरिक स्त्राव। ये हमारे पास में आ रहा है, इसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर भी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल सिक्रीशन या बैरियर। क्या कहते हैं, फिजियोलॉजिकल सिक्रीशन या फिजियोलॉजिकल बैरियर का नाम भी देते हैं, इस नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। ये बात आप दिमाग में रखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है ना। अब इस बैरियर के अंदर क्या होता है उसके बारे में भी अभी अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे अगर मैं एक छोटी सी बात रखूं यहाँ पे आपके पास में, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर मतलब स्त्राव, मतलब कुछ ऐसे स्त्रावण होंगे हमारे शरीर से जिसके मदद से क्या होगा कि कोई रोगजन होगा, वो क्या होगा, प्रवेश करेगा तो भी क्या हो जाएगा, वहां पे रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके पास में फिजियोलॉजिकल बैरियर के तौर पे क्या होगा, काउंट होगा। ऑलराइट स्टूडेंट, तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अब मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि मैं फिजियोलॉजिकल बैरियर को आपको अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करवाता हूं, और उस वीडियो के अंदर अपन फिजियोलॉजिकल बैरियर के साथ में सहज प्रतिरक्षा को पूर्ण रूप से समाप्त भी कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, पूरी रूप से खत्म भी कर देंगे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।